हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं विजन आईएएस टेस्ट सीरीज नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ये टेस्ट सीरीज नंबर 3 है विजन आईएएस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इस मृदा का विकास दक्कन के पठार के दक्षिण तथा पूर्वी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। यह मृदा सामान्यतः उपजाऊ होती है, जबकि शुष्क ऊपरी क्षेत्रों में मोटे कणों वाली संरचना के कारण इसकी उर्वरता कम होती है। इसमें सामान्यतः ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, ये दिया है कि ये एक्सप्लेनेशन है किस मिट्टी के लिए है। तो ये हमारा आंसर है सी, पीली और लाल और पीली मिट्टी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, हाल ही में सुर्खियों में रही खेलो इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये भी हमारा स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि देश के सभी जिलों में 1000 खेलो इंडिया जो स्कीम के तहत 1000 खेलो इंडिया कैंपेन या जो भी है, ठीक है, उसको स्टार्ट करना। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, भारत में काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मृदा उत्तरी मैदानों एवं नदी घाटियों में विस्तृत है। दूसरा दिया है, यह मृदा गीली होने पर फूल जाती है तथा चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो काली मिट्टी होती है ना, वो यहाँ दिया उत्तरी मैदानों एवं नदी घाटियों में विस्तृत है। ठीक है, तो उत्तरी मैदान और नदी जो भी नदी घाटियाँ हैं, ठीक है, उसमें जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया काली मिट्टी, तो काली मिट्टी नहीं पाई जाती, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, दूसरा दिया है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा राइट है। यह मृदा गीली होने पर फूल जाती है तथा चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। ठीक है, आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, तटवर्ती व्यापारिक पवनों का वर्ष भर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, वर्षा का एक समान समाज से वितरण होता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा राइट है। ठीक है, यहाँ जो है बिना किसी मानसून परिवर्तन के पूरे वर्ष जो है यहाँ पे व्यापारिक जो पवनें प्रभावित रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूरे वर्ष एक समान वर्षा वितरण होता है। आंसर हो गया सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, तापमान व्युत्क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सर्दियों की सुबह तापमान में व्युत्क्रम कारण घना कोहरा होता है। दूसरा, इस मैदानी इलाकों की एक विशेषता है और यह पर्वतीय इलाकों में नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो घना कोहरे की बात हो रही है जी, ठीक है, तो ये पर्वतीय इलाकों में भी दिखाई देती है। ठीक है, सर्दियों के समय क्या होता है, सुबह में घना कोहरा होता है और जैसे ही सुबह सूरज उगता है तो कोहरे सारे क्या होते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, और ऐसा आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में भी दिखाई देता है, लेकिन इसमें कह रहा नहीं। ठीक है, तो ये आंसर हमारा स्टेटमेंट नंबर राइट है। आंसर हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में विश्व के स्थानीय क्षेत्रफल का 20% से अधिक भाग है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग इसलिए क्योंकि 2.4 है, ये 2.4। ठीक है, 2.4% है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये सब जानते हैं, हमने 6-7 में पढ़ा है, ये राइट है। ठीक है, तीसरा है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 60 डिग्री है। तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये 60 डिग्री नहीं बल्कि कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आंसर हो गया हमारा केवल 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऊर्जा के संवहनीय स्थानांतरण की प्रक्रिया मुख्यतः क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहती है। ठीक है, दूसरा है, मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में दैनिक परिवर्तन केवल अभिवहन के कारण होता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा राइट है। ठीक है, ऊर्जा जो है वो ऊर्जा के संवहनीय स्थानांतरण की प्रक्रिया क्षोभ मंडल तक ही सीमित होती है। ठीक है, दूसरा भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। ठीक है, यह मध्य अक्षांशों के दैनिक मौसम में दैनिक परिवर्तन केवल अभिवहन के कारण होता है। ठीक है, आंसर हमारा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, भारतीय महाद्वीपीय खंड की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है, यह मुख्य रूप से प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट शैलों से बना है। दूसरा है, पश्चिम में थार मरुस्थल और पूर्व में कार्बी एंगलोंग पठार इसके विस्तार हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट इसका राइट है। ठीक है, जो भारतीय प्रायद्वीपीय खंड की विशेषताओं में क्या क्या आता है कि यह प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट शैलों से बना है। ठीक है, और उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग है। ठीक है, मेघालय का पठार, और पश्चिम में राजस्थान भी इस खंड की विस्तार है। ठीक है, तो थार मरुस्थल के साथ साथ ये दिया है मेघालय का पठार, और पश्चिम में राजस्थान भी इसके। पश्चिम बंगाल में क्या है, मालदा भ्रंश पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। ठीक है, स्थित जो है पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश पूर्वोत्तर भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। ठीक है, और राजस्थान में प्रायद्वीपीय खंड, ये क्या है, मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। तो हमारा आंसर है 1 और 2 दोनों। ठीक है, आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का कौन है, सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, महासागरीय धाराओं का संचलन किसके द्वारा प्रभावित होती है। पहला, पवनों की गति द्वारा। दूसरा, समुद्र की लवणता। तीसरा, कोरियोलिस बल के द्वारा। ठीक है, तो तीनों के द्वारा जो है, जो महासागरीय धाराएं हैं, ठीक है, वो उनका जो संचालन होता है वो तीनों के द्वारा ही प्रभावित होता है। पवनों की गति के द्वारा, समुद्र की लवणता के द्वारा, कोरियोलिस बल के द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ जो सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, ठीक है, वायु के द्वारा। ठीक है, यानी इन सब चीज़ के द्वारा भी गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। ठीक है, इन सब के द्वारा क्या होता है, जो महासागरीय धाराओं का संचरण है, ठीक है, वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी 1, 2, 3 तीनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, मृदा में जैविक पदार्थों के अपघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, हमें ये देखना है कौन सा सत्य नहीं है। ऑक्सीजन अपघटन की प्रक्रिया को तीव्र करता है। ठीक है, बिल्कुल राइट है। राइट यानी हमें कौन सा कथन पूछा है, गलत नहीं है, तो हमारा ए राइट है। यदि अपवर्तन नाइट्रोजन से भरपूर है तो अपघटन तीव्र होता है, ये भी हमारा स्टेटमेंट राइट है। सी है, मृदा का पीएच अपघटन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, डी है, शीत तापमान अपघटन की प्रक्रिया को तीव्र करता है, तो बिल्कुल गलत है। जो शीत तापमान अपघटन की प्रक्रिया को तीव्र नहीं बल्कि उसको रोक देता है, यानी उसमें बाधा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, जो मृदा में जैविक पदार्थ होते हैं उनका भंडारण जमा हो जाता है। तो डी हमारा रॉन्ग है, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, यह एक अविरत स्थिर खंड है जो किसी भी भ्रंश या अपसारी सीमा से विहीन है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। सॉरी, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इसका निर्माण पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य प्रवणता के साथ हुआ है। जो भारतीय प्रायद्वीप है, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, जो नदियाँ होती हैं हमेशा किधर से बहती हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रायद्वीप की सामान्य ढाल प्रवणता दर्शाती है, यानी यहाँ पे दिया है सामान्य प्रवणता, यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर दिया है। ठीक है, सॉरी, ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, स्टेटमेंट दो, हाँ, नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, बहाव क्या होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन प्रवणता का जो निर्माण होता है वो भी क्या होता है पश्चिम से पूर्व की ओर ही होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर दो सही है। हमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, गलत क्वेश्चन पूछा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 11 का ए गलत हो गया हमारा। ठीक है, सॉरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक अविरत स्थिर खंड है जो किसी भी भ्रंश या अपसारी सीमा से विहीन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो भारतीय
प्रायद्वीपीय भारतीय है, ठीक है, वो 5 प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं: महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी, ठीक है। और इसका जो भूभाग है उस भूभाग का आकार जो त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। इसकी जो आधिकारिक संरचना है उत्तर भारत के विशाल मैदान भाग के दक्षिणी छोर से मिलती है, ठीक है। तो ये जो त्रिकोणीय पठार का सर्वाधिक उच्च शीर्ष तमिलनाडु कन्याकुमारी में स्थित है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, और साथ ही साथ ये दिया है, इस पठार को प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से एक विस्तृत दरार पृथक करती है, ठीक है, जिसे गारो राजमहल अंतराल के रूप में जाना जाता है। और इसमें क्या दिया है कि अविरल स्थित खंड है जो किसी भी भ्रंश या अपसारी सीमा से विहीन है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 दिया है, इसका निर्माण पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य प्रवणता के साथ हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है, ठीक है। दूसरा राइट है, पहला हमारा गलत है। इसका निर्माण पश्चिम से पूर्व की ओर समांतर प्रवणता के साथ हुआ है, ठीक है। तो जो प्रायद्वीप का ढलान होता है या सामान्य ढाल जो होता है वो क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, इसलिए इसकी प्रवणता जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाता है। तो हमें स्टेटमेंट पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है, इसलिए आंसर हो गया 1, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, ये क्षैतिज स्तर वाली सैलों द्वारा निर्मित होते हैं तथा पृथ्वी की भूपपटी के संचालनों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं। ये अवनत क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक व्यापक प्राकृतिक निम्न भूमियों का निर्माण करते हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, ठीक है। तो आंसर हमारा सी, ठीक है, संरचनात्मक मैदान का, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं पेनी प्लेन क्या होता है, ठीक है। पेनी प्लेन होता है अपर्दन के कारकों द्वारा निर्मित एक अपर्दन जन्य मैदान होता है, ठीक है, जहाँ पे नदियाँ वर्षा हिम और टिपाओं ने पृथ्वी के धरातल की अनियमितताओं को सही करने में सहायता करती हैं, ठीक है। और इस प्रकार का जो मैदान होता है वो लगभग संप्रदाय होते हैं, इसलिए इन्हें पेनी प्लेन कहा जाता है, ठीक है। पदस्थली क्या होता है, पदस्थली यानी पेडी प्लेन, ठीक है। पेडी प्लेन होता है, यह भी अपर्दन द्वारा ही निर्मित किया होता है, ठीक है। और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्वतः होने वाले अपक्षय द्वारा पर्वतों की ढाल अपक्षयित हो जाती है, जिससे मंद ढाल वाले पेंडिमेंट या पदस्थली का निर्माण होता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं संरचनात्मक मैदान, ठीक है। तो हमारा जो ऊपर एक्सप्लेन किया है, ये क्षैतिज संस्तर वाली सैलों द्वारा निर्मित होते हैं और तथा पृथ्वी की भूपपटी के संचालनों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं। तो ये हमारा संरचनात्मक मैदान के बारे में बताया गया है। तटीय मैदान देखते हैं, तटीय मैदान क्या होता है, तो ये निक्षेपित मैदान होते हैं। कौन सा, निक्षेपित। और तटीय क्षेत्रों में प्रायः लहरें और पवनें समुद्र तट में से पदार्थों, मिट्टी, रेत या गोल पत्थरों को स्थल की ओर लाती है और उन्हें तटीय मैदानों से में निक्षेपित कर देती है, ठीक है, जिसके कारण तटीय मैदानों का निर्माण होता है। तो आंसर है हमारा सी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, परत अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारी वर्षा के बाद समतल भूमि पर होता है। तो स्टेटमेंट 1 दिया है, यह भारी वर्षा के बाद समतल भूमि पर होता है, जो परत अपरदन होता है। ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। परत अपरदन समतल भूमियों पर बारिश के अधिक होने के कारण होता है, ठीक है। ऐसे मृदा का हटना जो होता है आसानी से दिखाई नहीं देता है, यह बहुत अधिक हानिकारक होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मृदा की महीन और अधिक उर्वरक जो है शीर्ष ऊपर का यानी परत जो होता है वो हट जाता है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट पहला और दूसरा राइट है। इसमें क्या दिया, मृदा की महीन और अधिक उपजाऊ शीर्ष परत को हटा देता है, ये भी राइट है हमारा, ठीक है। तीसरा दिया, इसके कारण उत्खाद भूमि स्तराकृत का निर्माण होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, ये तीसरा स्टेटमेंट गलत, हमारा आंसर हो गया 1 और 2, ठीक है, आंसर ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सीले भवन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। पहला है, यह तलछट के ठोस होने के माध्यम से सैलों का निर्माण करते हैं, तो बिल्कुल राइट है, ठीक है, यानी हमारा आंसर पहला ही हो गया, ठीक है। इसमें पूछ रहा है सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, तो यह तलछट के ठोस होने के माध्यम से सैलों के निर्माण की प्रक्रिया करती है, ठीक है, आंसर हमारा 14 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 दिया है, पहला है, प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर पूर्वी जटधारा का आरंभ होना। दूसरा, हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र में उच्च दाब का विकास होना। भारत में शीत ऋतु के दौरान उपयुक्त में से कौन सी मौसमी परिघटनाएं देखी जाती हैं। हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र में उच्च दाब की स्थिति विकसित हो जाती है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा दो राइट है, ठीक है।
एक हमारा स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि पूर्वी जलधारा ग्रीष्म ऋतु के दौरान जून महीने में प्रायद्वीप के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो गया हमारा बी, केवल 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, पूर्वी जलधारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान पूर्वी जलधारा दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा क्या गलत है। जून महीने में जो है प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में जो पूर्वी जेट धारा अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या करती है, चलती है। ठीक है, और यह जेट जो प्रवाह अगस्त में, ठीक है, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान पूर्वी जेट धारा का प्रभाव उत्तर की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, दक्षिण की ओर बढ़ जाता है, तो नहीं, उत्तर की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, पूर्वी जेट धारा भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को लाने हेतु उत्तरदायी होता है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। जो पूर्वी जेट धारा है, ठीक है, उसकी वजह से ही हमारे उष्णकटिबंधीय में भारत में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी, केवल 2 स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया है वानिकी का प्रकार, और दूसरा दिया उसका अर्थ। कृषि वानिकी क्या होता है? कृषि वानिकी का मतलब ये होता है कि एक ही भूमि पर वृक्ष और कृषि फसल दोनों को उगाया जाता है। ठीक है, जिससे भूमि बंजर पड़े भूखंडों का समावेशी उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, इसमें हमारा जो एक है राइट है। यानी कृषि वानिकी क्या होता है, जहाँ पे वृक्षों को भी उगाया जाता है और जहाँ पे फसलों को भी उगाया जाता है, यानी कृषि फसलों को। ठीक है, फर्मा वानिकी क्या होता है? फर्मा वानिकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसान क्या करते हैं, अपने खेत में व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाते हैं। तो हमारा क्या दिया है कि वृक्ष लगाते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, तीसरा देखते हैं शहरी वानिकी। शहरी वानिकी क्या है? ठीक है, तो शहरी केंद्रों और उनके आसपास सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व वाली भूमि पर वृक्षारोपण करने एवं वृक्ष का प्रबंधन करने से संबंधित है। जैसे हरित पट्टी, पार्क हो गया, सड़क के किनारे वृक्षारोपण हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हमारा तीसरा भी राइट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए 1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला दिया है, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट है, 24 घंटे में 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं। ठीक है, दूसरा दिया है, ज्वार भाटा पृथ्वी चंद्रमा सूर्य की स्थिति के कारण गठित होता है। ये भी हमारा राइट है। जब चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी के नज़दीक ज़्यादा आता है, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, ज्वार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तीसरा, ये ये ज्वलंत मुखों से प्रदूषित जल को हटाने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ज्वार क्या करता है, प्रदूषकों को हटाने और महासागरीय पादपों और जंतुओं के जीवित रहने हेतु जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उसके परिचालन में सहायता देता है। तो हमारा आंसर हो गया डी, 1 2 3 तीनों राइट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बोल्ट्जमैन पदक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सांख्यिकीय भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए 3 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। ठीक है, दूसरा, ये सीवी रमन यह पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट राइट है। जो बोल्ट्जमैन पदक है वो किसको दिया जाता है, तो सांख्यिकी भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए 3 वर्ष में एक बार ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा गलत है। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो पूर्व छात्र और पुणे के भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान के जो प्रतिष्ठित प्राध्यापक थे, भौतिकी विज्ञानी दीपक धर को 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक के लिए चयनित किया गया था। ठीक है, और यह प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। अच्छा, तो अभी 2022 में मिला है जिनको, दीपक धर को, वो पहले भारतीय हैं। तो आंसर हो गया हमारा केवल 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी इसके पहले भी पूछा था, से रिलेटेड स्टेटमेंट कुछ और दिया था जो जलोढ़ का था, और ऑप्शन कोई और दिया था। चलिए देखते हैं। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में पहला है, भांगड़ पुराने जलोढ़ से बना है और इसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें कंकड़ कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, उत्तरी मैदान में सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी से ही बनी हुई है और नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। ठीक है, और
इसकी आकृति जो होती है वो बेटिका जैसी होती है और इसके भाग को क्या कहा जाता है, इस भाग को भांगर कहा जाता है, ठीक है। और इस क्षेत्र में मृदा के चूनीदार निक्षेप पाए जाते हैं, स्थानीय भाषा में जिसे हम कंकड़ कहते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 राइट है। इसमें स्टेटमेंट 2 है, खादरबाड़ वाले मैदानों के नए निक्षेप हैं और ये उपजाऊ होते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो साथ ही साथ इसमें पता है खादर खादर वाले मैदान होते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं और इसमें ये कृषि के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर है इसका सी। ये क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पहला दिया है स्टैलेग्माइट कंदराओं की फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा दिया है स्टैलेक्टाइट छत से लटकते हुए बनते हैं, ठीक है। और इसमें से पूछा है दोनों स्टेटमेंट सही मतलब सही कौन सा स्टेटमेंट दिया है, तो दोनों ही इसका स्टेटमेंट राइट है, ठीक है, पहला भी और दूसरा भी। ऑप्शन हमारा सी राइट है इसका 21 का। जो स्टेलेक्टाइट है वो विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं, यानी बर्फ के स्तंभ जैसे, बर्फ के खंभे जैसे होते हैं। ये आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले होते हैं, ठीक है। और इनके जो आकार हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 दिया है एशियाई शेर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसे IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो बिल्कुल गलत है। एशियाई जो शेर है ना उनको संकटग्रस्त में किया गया, इसमें किया गया गंभीर रूप से संकटग्रस्त। तो ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त अलग होता है, ठीक है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, ठीक है। और ये क्या है, सिर्फ संकटग्रस्त है। तो यहाँ पे गंभीर रूप से नहीं बल्कि केवल और केवल संकटग्रस्त में सूचीबद्ध किया गया है, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा, यह भारत के केवल गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। तो हाल ही में गुजरात वन विभाग सिम्बा या सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंस मार्किंग वेज आर्टिफिशियल ऑफ एशियाटिक लायन यानी सिम्बा का उपयोग करने की योजना बना रहा है। अच्छा, तो इस कहाँ गया, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के गिर और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में आदिवासी एशियाई शेर अफ्रीका के बाहर विश्व में शेरों की एकमात्र जंगली समाविष्ट है, यानी भारत में केवल और केवल गुजरात में पाया जाता है। सही है। चलो तीसरा है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि सिम्बा क्या है, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग एशियाई शेरों की पहचान करने के पैटर्न को अलग करता है, ठीक है। तो तीसरा भी हमारा राइट आंसर हो गया बी, 3 और 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत के असैन्य परमाणु समझौतों का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकास करना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत के असैन्य परमाणु समझौते हैं, तो देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल राइट, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ठीक है, चेक गणराज्य है, फ्रांस है, जापान है, ठीक है, कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, नामीबिया है, रूस है, दक्षिण कोरिया है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और वियतनाम है। इजराइल नहीं है, ठीक है। आंसर हो गया हमारा सी, 1 2 4 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 दिया एलिनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला दिया है यह भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन धारा द्वारा प्रतिस्थापित होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा राइट है। एलिनो जो है भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, सही है, सही है। दूसरा है एलिनो की घटना के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में देरी होती है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। आंसर हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्यूरोसियो धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जापान के तट से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर प्रभावित होती है। यह उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराओं की चक्र गति यानी गायर का एक भाग है, ठीक है। तो जो क्यूरोसियो धारा है उत्तरी प्रशांत महासागर की उपोष्ण कटिबंधीय गायर की उष्ण पश्चिमी धारा है, बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट 2 राइट है। 1 जो है
जो कुरिशी धारा वो फिलीपींस और ताइवान के पूर्वी तट से प्रारंभ होती है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे जापान दिया है, जापान से नहीं, कहाँ से होता है, फिलीपींस और ताइवान के पूर्वी तट से आरंभ होता है। तो आंसर हो गया हमारा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 दिया है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। दर्रा दिया और राज्य दिया। जोजिला दर्रा कहाँ है? सबको पता होगा जोजिला दर्रा कहाँ है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तुम्हारा पहला क्या दिया है? पहला क्या हो गया? गलत। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। जो सिपकिला दर्रा है, सिपकिला भारत और चीन पर स्थित है, ठीक है। और यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। तो हमारा 2 राइट है। सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, ठीक है। जेलेपला दर्रा कहाँ है? तो ये सिक्किम में स्थित है, ये भी हमारा राइट है। बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? बारालाचा यह जो है पर्वत जो श्रेणी है वो जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िले को जम्मू कश्मीर में लद्दाख से जोड़ती है। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जोड़ने वाली बारालाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा केवल 2 और 3, हमारा 2 और 3, हाँ बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जल विज्ञान संबंधी सूखे का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? सामयिक एवं स्थानिक वर्षा के असंतुलित वितरण के साथ लंबी अवधि तक अपर्याप्त वर्षा। दूसरा है, ये गलत है, ठीक है। बी दिया है, जल संग्रहण और जलाशयों में जल की उपलब्धता में अत्यधिक कमी, राइट है, ठीक है। और आंसर है इसका बी, मृदा। तो आंसर हमें पता चल गया 27 का बी, ठीक है, और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 दिया है, उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। कहाँ दिया है? पूर्व से पश्चिम, तो ये गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। पूरब से पश्चिम की ओर नहीं, बल्कि पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये उल्टा दे दिया है, कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर। दूसरा, ये स्थल एवं समुद्र दोनों के ऊपर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट है। आंसर हो गया हमारा केवल बी। 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, वायु परिसंचरण की दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विषुवत रेखा पर पवन समदाब रेखा के समकोण बहती है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। जो विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है। और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। निम्न दाब अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा राइट है। दूसरा, कोरियोलिस बल ध्रुवों पर अधिक होता है, तो सही बात है। यह कोरियोलिस बल जो होता है वो ध्रुवों पर अधिक होता है, और जो विषुवत रेखा पर अनुपस्थित या शून्य हो जाता है, ठीक है। इसलिए स्टेट विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, इसलिए स्टेटमेंट 2 दोनों राइट है। आंसर है सी, ठीक है। 29 का सी। नेक्स्ट देखते हैं। 30 दिया है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बताती है, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 है, यह शुष्क वृष्टि छाया वाला मरुस्थल है एवं यह उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह सिएरा नेवादा पर्वत श्रेणी से कोलोराडो पठार तक फैला हुआ है तथा उत्तर में ग्रेट ब्रिटेन और दक्षिण में सोनोरन मरुस्थल में विलीन हो जाता है। किस मरुस्थल का वर्णन किया गया बताइए? तो ये इसका आंसर हो गया 31 का बी, ठीक है। कौन सा है? मोजावे मरुस्थल, ठीक है। 32 देखते हैं। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? चलो, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। विषुवत रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? अफ्रीका से, सॉरी, विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, एशिया। तो हमारा आंसर है डी, यूरोप। यूरोप से नहीं गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया,
ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ठीक है, इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 दिया है, यह एक गोलाकार शीर्ष है और चपटे आधार वाला एक ऊर्ध्वाधर मेघ है जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। यह ऊपर उठने वाली संवहनीय धाराओं से संबंध है। इसका विशाल सफेद गोलाकार पुंज सूर्य की उपस्थिति में धूसर दिखाई दी जा सकता है, किंतु यह एक स्वच्छ मौसम का मेघ है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ का वर्णन किया जाता है? बच्चाप क्या होता है? ये जो वर्णन दिया गया हमारे कपासी का है। कपासी क्या होता है? यह गोलाकार शीर्ष और चपटे आधार वाला ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। जो एक्सप्लेन किया है वो कपासी धारा है, देख लेते हैं अलग। जो पश्चाप धारा होती है वो क्या होता है? यह हमें एक रेशेदार दिखाई देता है और नीले आकाश में लटो यानी विष की तरह प्रतीत होता है। यह प्रायः घोड़ी की पूंछ यानी मेयर टेल्स, इसे घोड़ी की पूंछ या मेयर टेल्स कहा जाता है, ठीक है। यह स्वच्छ मौसम को इंगित करता है और यह प्रायः सूर्यास्त को खूबसूरत बना देता है। अच्छा, देखते हैं अगला। वर्षा स्त्री क्या होता है? यह एक काला धुंधला स्पष्ट रूप से स्तरित मेघ है। इसे वर्षा मेघ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह लगातार वर्षा और ओलावृष्टि लाता है। अच्छा, कपासी वर्षा देखें क्या होता है? यह एक ऊंचा कपासी मेघ है जो आधार से 2000 फीट से 30,000 फीट से अधिक तक अत्यधिक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक फैला होता है और इसके काले और सफ़ेद गोलाकार पुंज आकारों की एक विलक्षण श्रृंखला बनाते हैं। इसकी फूलगोभी जैसी चोटी प्रायः निहाई यानी एनविल की तरह फैली होती है। ओके, तो हमारा 33 का आंसर हो गया कपासी। ये एक्सप्लेनेशन कपासी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आंतरिक हिमालय को हिमाद्री या महान हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। जो आंतरिक हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाद्री या महान हिमालय के रूप में जाना जाता है। और दूसरा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा आंतरिक हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। तो ये भी हमारा बिल्कुल राइट है, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा किस, आप जानते हो ना कर्क रेखा कहाँ से? भूमध्य रेखा से 23.50 डिग्री उत्तरी कोण पर एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और यह 17 भारत में जो है ना, यह 17 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें भारत एक है, ठीक है। ये 17 देशों से होकर गुजरती है, लेकिन देखते हैं भारत में किस 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 राज्य से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा दिया है? त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। और तो कोई उड़ीसा सब नहीं है, ठीक है। आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 दिया है, जैविक हथियार अभिशमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह जैविक और विषाक्त दोनों प्रकार के हथियारों के विकास एवं उपयोग को प्रतिबंधित करता है। तो बिल्कुल राइट, जैविक अधिकार अभिशमन का मतलब यही है, ठीक है। यह जैविक और विषाक्त दोनों प्रकार के हथियारों को क्या करता है? उसके विकास और उपयोग को प्रतिबंधित करता है। दूसरा है, सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी। तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। 3 देखते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन के दौरान इस विषय पर बातचीत की गई थी। तो ये भी हमारा राइट है, ठीक है। और इस पर 10 अप्रैल 1972 को हस्ताक्षर किए जाने प्रारंभ हो गए थे, ठीक है। और यह 26 मार्च 1975 को लागू किया गया था, ठीक है। आंसर हो गया डी, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गैस के रूप में प्राकृतिक रूप से प्रयोग करने योग्य मात्रा में विद्यमान हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। दूसरा है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना तमिलनाडु में प्रारंभ की गई। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट गलत है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे ही गलत है, ठीक है, गलत है। क्यों गलत है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश के सीमाद्री में से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना प्रारंभ किया गया था, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 2 गलत है, ठीक है। तमिलनाडु में नहीं, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे तमिलनाडु दिया, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, ठीक है। पवन और सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित
इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने को हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। विभाजित करके इसमें क्या दिया है, गैस के प्राकृतिक रूप से प्रयोग करने वाली योग्य मात्रा में विद्यमान हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन, नहीं बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। तो इसका डी, ना तो एक ही सही है ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संचलन मंद बृहद संचलन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला मृदा सर्पर। ठीक है, मृदा सर्पर बिल्कुल सही है। मृदा सर्पर में ढलान पर मंद गति से नीचे की ओर गिरने वाली मृदा या जल से संतृप्त अथवा चिकनाई युक्त महीन दाने वाली चट्टान का मलबा शामिल होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। दूसरा दिया है भूप्रवाह। भूप्रवाह क्या होता है, अल्पकोणीय सीढ़ीदार ढलान होती है या पहाड़ियों से नीचे की ओर जल जो होता है संतृप्त मृदा और गादी भू सामग्री की तेजी से बहाव कहलाता है संचलन मंद गति, तो ये हमारा नहीं है। ठीक है, तीसरा है अपवाद। अपवाद क्या है, अपवाद एक प्रकार का भूस्खलन है जो अपेक्षाकृत तेज और बोधगम्य संचलन होता है, तो ये भी हमारा नहीं है। आंसर हो गया ये 38 का ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 दिया है, महासागरों में तापमान वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ तापमान एक समान दर से घटता है। समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 गलत है। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाने लगते हैं तो उनका जो तापमान है ना वो समान दर से बढ़ने लगता है, क्योंकि जो उष्मा महासागरों के निचले भागों में चमन की प्रक्रिया से प्रेषित होती है। अच्छा, परिमात्रा गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान के घटने की दर सभी जगह पर समान नहीं हो पाती। अच्छा, एक समान दर से नहीं होती है, यानी जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, ठीक है, उसके साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। लेकिन इसमें क्या दिया है कि तापमान जो है समान दर से घटता है, तो समान दर से नहीं घटता है बल्कि मतलब अलग अलग बोल सकते हैं, अलग अलग दर से घटता है, समान दर से नहीं। यानी जैसे मान लो थोड़ा नीचे गए तो 10 डिग्री बढ़ा, उसके नीचे गए तो 9 डिग्री बढ़ा, उसके नीचे गए तो 12 डिग्री बढ़ा, मतलब ऐसे होता है, घटते बढ़ता रहता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब देखो, जो जल का औसत तापमान होता है ना वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और विषुवत रेखा से जैसे ही हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में जो महासागरों का तापमान है वो दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट दिया है, तो हमारा राइट है। ठीक है, पहला रॉन्ग है, समान दर से नहीं बढ़ता है और समान दर से घटता है, घटता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा केवल बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह आर्कटिक सर्कल के पास उत्पन्न होने वाली ठंडी और सर्द उत्तरी पवनों से उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, यह आर्कटिक सर्कल के पास उत्पन्न होता है और ठंडी और सर्द उत्तरी पवनों से उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है, यह मानसूनी पवनों को रोककर उन्हें उपमहाद्वीप के भीतर अपनी आर्द्रता मुक्त करने के लिए बाध्य कर देता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, आंसर हो गया सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। पहला है महादेव पहाड़ियाँ, दूसरा सतमाला श्रेणी, तीसरा कैमूर श्रेणी, चौथा रामगढ़ श्रेणी। उपयुक्त पर्वतमालाओं को पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम लगाइए। ठीक है, सबसे पहले आती है अरावली। ठीक है, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर हम करें तो पहला पर्वत श्रेणी आता है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद आता है सतमाला। अभी इसमें अरावली नहीं दिया है तो सबसे पहले हम इसको लेंगे, ये हो गया पहला। ठीक है, उसके बाद दिया है सतमाला, के बाद आता है अजंता। अजंता इसमें नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है महादेव, तो महादेव पहाड़ियाँ दिया है, तो ये हो गया दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब आ गया कैमूर श्रेणी। महादेव के बाद आता है कैमाल। ठीक है, कैमाल नहीं दिया इसमें, उसके बाद कैमूर दिया है, तो ये हो गया तीसरे नंबर पे, और रामगढ़ श्रेणी हो गया चौथे नंबर पे। ठीक है,
इसकी सीरीज़ क्या होती है पश्चिम से पूरब की ओर? पहले आती है अरावली, दूसरा सतमाला, उसके बाद तीसरा अजंता, चौथा महादेव, ठीक है, उसके बाद मैकाल सीढ़ी, उसके बाद कैमूर, उसके बाद गड़जात, ठीक है। तो इसका आंसर हमें मिल गया 2 1 3 4 1 3 4 यानी आंसर हो गया इसका बी, ठीक है, ठीक है, यानी पहले ये, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 दिया है, महासागरों में विद्यमान लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक लवणता की प्रकृति दिखाई देती है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, अरब सागर में जो है बंगाल की खाड़ी से अधिक लवणता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। दूसरा जो है हेलोक्लाइन क्षेत्र में गहराई बढ़ने के साथ लवणता की तीव्रता घटती है। तो स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कम लवणता वाला जल उच्च लवणता वाले सघन जल के ऊपर स्थित होता है और लवणता सामान्यतः गहराई के साथ बढ़ती जाती है, ठीक है, यानी जो लवणता होती है जितना आप गहराई में जाएंगे उतना बढ़ती जाएगी और इसमें क्या दिया है घटती जाएगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, निम्नलिखित भारतीय शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। पहला दिया है रायपुर, भोपाल, लखनऊ, जयपुर, ठीक है। तो देखते हैं, पहला जयपुर भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, ओके। तो पहले स्थान पे हो गया ये, सॉरी ये नहीं है पहला स्थान पे, अच्छा पूर्वी देशांतर में स्थित है, सॉरी रायपुर जो है पूर्वी देशांतर, नहीं, रायपुर जो है वो भारत के क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है रायपुर, ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है, ठीक है, और यह 81.63 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। दूसरा दिया है भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और यह 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। लखनऊ यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह 80 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और जयपुर दिया है, यह क्या है राजस्थान की राजधानी है और यह 75.8 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। तो पहला है रायपुर पूर्व से पश्चिम की ओर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है भोपाल और चौथा है जयपुर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। आप मैप में देख लेना। तो आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेपी प्रकार की जलवायु की एक विशिष्ट विशेषता है? पहला, उत्तरी गोलार्ध में केवल महाद्वीपीय जलवायु प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, राइट है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में केवल महाद्वीपीय जलवायु प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ जो समुद्री प्रभाव के कारण पूरे वर्ष वर्षा होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ विशेष रूप से क्या होते हैं, शुष्क मौसम होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो गया ए, केवल 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 है, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, ठीक है। दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के कुल आयतन के 1% से भी कम है। तो दोनों स्टेटमेंट राइट है, ठीक है, 1 भी राइट है और 2 भी राइट है। जब भी हम 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है और दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है कुल आयतन का 1% से भी कम है, ठीक है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो 0.036 है, ठीक है।
तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। 46 देखते हैं। 46 दिया, इनके में से किस भारतीय राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका आंसर है सी, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम को हम मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह मृदु गैर समेकित निक्षेपों से निर्मित हुआ है। ठीक है, जो मोलासेस होता है वह महाद्वीपीय और महासागरीय अवसादों से युक्त प्राचीन खंडित चट्टानों के स्थूल का समूह होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से तटीय अवसादों के रूप में पाए जाने वाले बलुआ पत्थर और सेल से बने होते हैं। ठीक है, इनका जो निक्षेपण पर्यावरण में इनका निक्षेपण जो होता है वो पर्यावरण में समुद्र तट, लैगून नदी और प्रवाह और कयाल अनूप शामिल होते हैं इसके निक्षेपण में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 है, इनके देशों पर विचार कीजिए। स्पेन, साइप्रस, जॉर्डन, सीरिया उपयुक्त देशों में कौन से भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? ठीक है, कौन कौन सा? स्पेन है, राइट है, स्पेन है, साइप्रस है, सीरिया है और बस जॉर्डन नहीं है इसमें। ठीक है, फ्रांस है, मोनाको, इटली, माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ब्रोत्सिया और हर्जेगोविना। ठीक है, बहुत सारे देश हैं, ग्रीस है, तुर्की है, लेबनान, इजराइल है, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, जॉर्डन नहीं है। ठीक है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 दिया है, खगोल विज्ञान के संदर्भ में विजिल मिशन से संबंधित विकल्पों पर विचार कीजिए। पहला, यह मिशन यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है। तो देखते हैं जो विजिल मिशन है इससे रिलेटेड, इसको पहले लैंग्रेज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यह क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक आगामी अंतरिक्ष मौसम मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है? हमारी सक्रिय और अप्रत्याशित जो सूर्य की निगरानी करना। अच्छा, सूर्य की निगरानी करना है ताकि पृथ्वी पर स्थित जो बुनियादी ढांचों की रक्षा किया जा सके। अच्छा, तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है? राइट है। यह पृथ्वी की कक्षा में आने वाले क्षुद्र ग्रहों की अग्रिम चेतावनी देता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, यह क्या करता है? पृथ्वी पर आने वाले जो सौर तूफान है उनकी चेतावनियाँ देता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया केवल ए। ठीक है, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, अर्धचालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये तांबा या एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक विद्युत का संचालन करते हैं। दूसरा दिया है, इनकी चालकता और अन्य गुणों को डोपिंग प्रक्रिया के माध्यम से अशुद्धियों को मिलाकर परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है। ठीक है, तांबा एल्यूमिनियम के अंदर अधिक संचालन होता है। जो तांबा या फिर एल्यूमिनियम जो होता है वो शुद्ध चालक से कम विद्युत का संचालक होता है। अच्छा, कम होता है, इसमें तुलना में अधिक दिया है ना, ये कम होता है। दूसरा दिया, इसकी चालकता और अन्य गुणों को डोपिंग प्रक्रिया के माध्यम से अशुद्धियों को मिलाकर परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, तीसरा है, इसका उपयोग कम्युनिटी इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है? राइट है। ठीक है, आंसर हो गया 2 और 3 सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, निम्न में से किस प्लेट सीमा के साथ भूपपटी या तो नष्ट हो जाती है या निर्मित होती है? तो दिया है अभिसरण सीमा। ठीक है, राइट है। दूसरा दिया है अपसारी सीमा। ठीक है, दूसरा दिया है अपसारी सीमा, ये भी हमारा राइट है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट दिया है एक रूपांतरित सीमा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो गया 1 और 2। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 to 100। ठीक है, तो सीरीज नंबर 3 का। थैंक यू।